हमने कल स्टार्ट किया था फेमा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस और कंप्लायंसेस, ठीक है। अभी जो हमने फेमा कल पढ़ा था उसका क्या ऑब्जेक्ट है, नम्रति बताना। बाउंड विद अदर कंट्रीज, और अंशिका स्कोप क्या है? तो भी बहुत इजी था स्कोप तो, क्लास में हमने कितनी बार रिवाइज किया उसको, वो बताएगी। क्या स्कोप है फेमा का, क्या क्या कवर करते हैं, कल क्या क्या टॉपिक्स पढ़े? उसके बाद ट्रांजैक्शन एंड कंप्लायंस में क्या टॉपिक पढ़े कल? हाँ, और किसकी डेफिनेशन पढ़ी? नहीं याद है बिल्कुल भी? कहाँ थी कल श्रेया? स्कोप क्या है फेमा का? ऑथराइज अकाउंट नहीं है। हाँ, और लास्ट वाला? ठीक है, कल हमने फेमा का ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आएगा, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट और पेमेंट को फैसिलिटेट करने का काम किया है फेमा ने, प्रमोट करने का काम किया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को और वही ऑर्डरली डेवलपमेंट, और अमेंड द लॉ फॉरेन एक्सचेंज इनबाउंड आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट्स और बिटवीन कंट्रीज एंड अदर इंडिया एंड अदर कंट्रीज। स्कोप में फ्री करंट ट्रांजैक्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ कैपिटल और रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, ये किसी को नहीं बन रहा था, तुम दोनों। और ऑथराइज पर्सन के अंदर डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एजुकेशन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, इसमें अपील और ये सब आ जाता है। फिर जब हमने चालू किए थे ट्रांजेक्शन इन कंप्लायंसेस, ठीक है। अब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में तो हमने देख लिए थे क्या क्या कवर होते हैं, कोई भी फॉरेन ट्रेड, फॉरेन करंट बिजनेस से रिलेटेड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप लोन वगैरह ले रहे हैं तो। फिर हमने पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या देखा था नम्रता, नम्रता सॉरी, दो वो इंडिया में 182 डेज के लिए रहे हैं, है ना? नहीं मानेंगे। नहीं, उल्टा बोल रही हो। पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है जो 182 डेज के लिए रहा है, सबसे पहले ये चीज, ठीक है, मोर देन 182 डेज। उसके बाद इसमें टू कैटेगरीज एक्सक्लूड होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो आपने एक्सप्लेन की कि जो बाहर रहा हो, जॉब कर रहा हो या फिर एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस करने गया हो, ठीक है। अब एक और कैटेगरी है जो एक्सक्लूड होती है, एक्सेप्ट जॉब करने के लिए, ठीक है। अब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में हमने बार बार ये पढ़ा है कि भाई इसको आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये जाना है कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमें इसमें लगाने पड़ेंगे। ऐसे कौन से करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है मुस्कान जो प्रोहिबिटेड है? समझ गई थी। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज नहीं मांग सकते ऑथराइज डीलर से? ठीक है, लॉटरी टिकट्स परचेज करनी हो, इसी के साथ है मैगजीन्स वगैरह, अगर आपको बैंड मैगजीन्स खरीदनी हो तो इसके हम फॉरेन एक्सचेंज आपको नहीं देंगे। और रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, ठीक है, इसके लिए हम आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। परफेक्ट परफेक्ट।
पेमेंट ऑफ कमीशन, लेकिन कब? जॉइंट वेंचर, जब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हो जॉइंट वेंचर्स या होली ओन सब्सिडरीज में। और क्या है वो मानसी, और कौन से हैं? तीन हो गए, लाइन से उसने तीन बोल दिए, फर्स्ट उसने बोल दिया था, उसके बाद क्या क्या है? तो उसको हम बोलते हैं रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से। अगर आप पेमेंट ऑफ कमीशन मांग रहे हो ऑन एक्सपोर्ट्स, जब आपने रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से किया, एक्सेप्ट 10% ऑफ द इनवॉइस ऑफ टी एंड टबैको। इसके बाद कॉल बैक सर्विस में हम आपको नहीं देंगे। और एक और है, क्या है स्नेहा? हाँ, ये सब नाम याद रखो, ठीक है। तो ऐसा अगर आपका कोई स्पेशल अकाउंट है इंडिया में, उसकी अगर इंटरेस्ट अगर आप मांगते हो तो आपको प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो ये एज इट इज पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट हमने फिर आना है डायरेक्टली प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शन। बंद कर दूं क्योंकि बाहर वेदर है थोड़ा सा वियर्ड। क्या हो गया तुमको? ये लो। हाँ, उसकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम यही है। श्रेया बंद कर दे। चलो, जब हमने ये प्रोहिबिशन देखा था, ये कौन सा शेड्यूल था करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स का? शेड्यूल 1, शेड्यूल 1। अभी हम देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं जो शेड्यूल 2 है, उसमें हमने पढ़ा था कि हमें कुछ प्रायर अप्रूवल लगती है, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। अभी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट कब लगेगा अप्रूवल? देखना, प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, ठीक है। अब however this does not apply to cases where the payment is made out of the fund held in resident foreign currency account। अगर आपका एक अकाउंट है जिसमें आप अपनी फॉरेन करेंसी रखते हो, तो ये चीज उसको एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब ये वाले ट्रांजेक्शन के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक फॉरेन करेंसी का अकाउंट मेंटेन्ड है। चलो, अब ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड इन सीधे आ जाता है। देखो शेड्यूल 2 जो है ना, उसमें हमको दिए नहीं है कौन से ट्रांजैक्शन, बस कुछ ट्रांजैक्शन है जिसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है। अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिसमें हमें आरबीआई की अप्रूवल लगेगी, वो है शेड्यूल 3, प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शन। तो रूल 5 बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट रूल 2015 गवर्न्स एवरी ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड इन शेड्यूल 3, ठीक है। तो अब हम नीचे देखेंगे शेड्यूल 3 में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिसके लिए आरबीआई की अप्रूवल हमें लगेगी। देखो, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल है 1, ठीक है, और दूसरा है अदर देन इंडिविजुअल। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगी। देखो, अपन बाहर घूमने जाते हैं, मेडिकल के लिए जाते हैं, तो उसके लिए हमको गवर्नमेंट ने बोला है, आरबीआई ने बोला है 2,50,000 तक का खर्चा कर लो। 2,50,000 यूएस डॉलर तक का खर्चा आप कर सकते हो, उसके ऊपर हमसे परमिशन ले लो। इंडिविजुअल कैन अवेल फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर फॉलोइंग पर्पसेस विद इन द लिमिट ऑफ US dollar 2,50,000 only. Any additional remittance in excess thereof requires prior approval of RBI. तो आप कितना तक रख सकते हो? US डॉलर, ठीक है, मतलब इतना पैसा हम बिना आरबीआई की अप्रूवल के ले सकते हैं। इससे ऊपर लेना हो तो आरबीआई से अप्रूवल लेना। तो अमाउंट क्या है? US डॉलर 2,50,000, ये कोई नहीं भूलना, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं? पहली बात, प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। तो आप 2,50,000 यूएस डॉलर ले लो, इसके ऊपर आप ट्रैवल के लिए पैसा मांगोगे तो आरबीआई की अप्रूवल। गिफ्ट और डोनेशन,
गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन यानी पूरा ही शिफ्ट आप हो रहे हो, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, travel for business, attending a conference or specialized training or for meeting expenses, for meeting medical expenses, checkup abroad, accompanying and as attended to a patient, going abroad for medical treatment and checkup. मतलब कोई और जा रहा है उसके साथ भी अगर आप जा रहे हो तो भी आपकी लिमिट कितनी है, 2,50,000। तो समझ आ रहा है कि बिजनेस के लिए जा रहा है, चेकअप के लिए जा रहा है, जस्ट ऐसी किसी का चेकअप है उसके साथ जा रहा है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, अब इसके अलावा जो आपके कनेक्शंस हैं, एक्सपेंसेस हैं विद द मेडिकल ट्रीटमेंट, अलग अलग और भी खर्चे हो रहे हैं, उसको भी हम इसी में कवर करेंगे, हर इंडिविजुअल के लिए वो दे रहे हैं, ठीक है। अब स्टडीज पढ़ने के लिए जा रहे हो अगर, या एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ऐसे लिखते हैं। कौन कौन से हैं, gift or donation, going abroad for employment, immigration, maintenance of close relative abroad, travel for business or attending, कनेक्शन, मेडिकल कनेक्शन के साथ कोई भी एक्सपेंसेस हो तो, स्टडीज अब्रॉड, एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। हर इंडिविजुअल के लिए $2,50,000 $2,50,000 अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, उसके ऊपर लोगे तो आपको आरबीआई की अप्रूवल, ठीक है। यस, दीज आर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। आप घूमने जा रहे हो तो आप इतना, ये कलेक्टिवली नहीं कह रहे, नहीं। अच्छा, एक इंडिविजुअल, राइट, हाँ, वैसे मुझे लगा एक इंडिविजुअल पॉइंट पूछ रही, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे अलग से भी बताया हुआ है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, एनी ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। हमने उसकी डेफिनेशन में इट इंक्लूड्स फॉरेन ट्रेड, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, करंट बिजनेस सर्विसेज, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, यहाँ शॉर्ट में बताया। उसके बाद रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस फॉलोइंग पर्सन लिविंग अब्रॉड, पेरेंट, स्पाउस और चिल्ड्रन, ये सब करंट अकाउंट में कवर होते हैं। फिर फॉरेन ट्रैवल, मेडिकल, एजुकेशन एक्सपेंसेस फॉर फॉलोइंग पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन, इन सब के लिए भी अगर आप एजुकेशन या मेडिकल के एक्सपेंसेस करते हो तो इन सब के लिए आपको कितना परमिशन है, परमिटेड है, कितना अमाउंट, $3,000 ठीक है। अब आ जाओ सीधे अदर देन इंडिविजुअल में एक बार। The following remittance by person other than individuals require prior approval of RBI, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना कि नीचे वाले पॉइंट्स में ऐसे दिया है, दिस और दिस विच एवर इज हायर, दिस और दिस विच एवर इज लोअर, तो जो भी विच एवर इज हायर उसमें आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी है, या लोअर तो उसमें आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी है। देखो पहला पॉइंट कैसे कह रहा है, डोनेशन एक्सीडिंग 1%, ठीक है, donation exceeding 1% of their foreign exchange earnings during the previous 3 financial year और $50 lakhs, ठीक है, वो 50 lakhs है, which ever is less, तो कितना हो गया 1%, ठीक है। जितने, अच्छा देखो इसका मतलब ऐसे समझो, एक ये दिख रहा है सबको, इतना इंडिया है, ये समझो यूके, ठीक है, ये टाटा कंपनी दिख रही है, टाटा कंपनी के ये एम्प्लॉइज हैं, ओके। अब इसने क्या किया है, डोनेशन भेजा है अब्रॉड, ठीक है। डोनेशन क्यों भेजा है, वो फॉर्म में 3 पॉइंट्स लिखे हैं, देखो तुम्हारी बुक में, चेयर लेने के, ट्रेनिंग के, ठीक है। तो आप डोनेशन क्या दे रहे हो कि मैं अपने एम्प्लॉइज बाहर भेज रहा हूं, ठीक है, और आपको उनको ट्रेनिंग देनी है, या जो भी उसने 3 पॉइंट्स लिखे, जो भी वो 3 दे रहे हैं, चेयर्स देनी है, क्रिएशन ऑफ चेयर्स, ये वो, तो हम आपको डोनेशन दे रहे हैं अगर 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन अर्निंग्स प्रीवियस 3 ईयर्स, जो टाटा कंपनी वो बिजनेस करती है बाहर भी, ठीक है, पिछले 3 साल में उसने जो 1% ऑफ फॉरेन अर्निंग्स कमाई है वो, या फिर $50 lakhs, इतना डोनेशन आप दे रहे हो, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी लेस है, 1% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पिछले 3 साल में आपकी फॉरेन अर्निंग्स का, या फिर 50 lakhs, इनमें से जो लेस हो, सपोज 50 lakhs लेस है आपकी 1% इनकम साथ, तो आप 50 lakhs के लिए आरबीआई की अप्रूवल लोगे, ठीक है, समझ आया। तो दिख रहा है, अब एक बार पॉइंट अब रीड करो, डोनेशन एक्सीडिंग 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ड्यूरिंग द प्रीवियस, ये अदर देन इंडिविजुअल है तो कंपनी है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 financial year और $50 lakhs whichever is less for creation of chairs in reputed education institutes, contribution to funds
promoted by educational institutes, contribution to a technical institute or body of association, the field of activity of the donor कंपनी. अब टाटा कंपनी का जो काम है उसी की ही वहीं पे एजुकेशनल फैसिलिटीज चल रही हैं, उसी का ही रिलेटेड लिंक्ड कुछ टेक्निकल ऐसी बॉडीज हैं जो टेक्निकल आपको ट्रेनिंग्स वगैरह दे रही हैं, तो आप उनको डोनेशन दे दो बस. तो आप डोनेशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पर 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और $50 लाख. ठीक है, जैसे ही हमारे पॉइंट्स खत्म होंगे ये तुम लोग बना लेना. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट. ये सबको समझ आ गया? फॉर किसके लिए दे रहे हैं डोनेशन? क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स फॉर बाय प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो डोनर कंपनी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. चल 2 पॉइंट. कमीशन पर ट्रांजेक्शन लिखा है. ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के लिए टू एजेंट अब्रॉड. एजेंट कहाँ है? अब्रॉड. फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया. ठीक है, एक्सीडिंग $25,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर. अभी हम क्या दे रहे हैं? कमीशन. देखो ये इंडिया है, यहां पे इसके फ्लैट्स हैं. ठीक है, अब ये 2 लोग हैं, अब ये इसके एजेंट, ये अब्रॉड में उसका एक एजेंट है यूके में. ठीक है, सबको दिख रहा है ना क्लियरली. अब जो आपके अपार्टमेंट फ्लैट्स हैं वो अब्रॉड वाला एक एजेंट आपको बिकवा के दे रहा है, तो आप एजेंट को कमीशन दोगे, ब्रोकरेज जो भी कमीशन बोलते हो, पर ट्रांजेक्शन. एक फ्लैट का, एक बिल्डिंग का, एक प्लॉट का, जो भी. ठीक है, पर ट्रांजेक्शन आप दे सकते हो उसको $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, 5% ऑफ जितनी आपको इनकम फॉरेन से मिल रही है तो उतने में. ठीक है, विच एवर इज हायर. तो उसमें विच एवर इज हायर में आपको क्या करना है? आरबीआई की अप्रूवल लेंगे. आपका एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाहर का कोई बंदा आपके प्लॉट में, तो किसके थ्रू कर रहा है? किसी एजेंट के थ्रू. उस एजेंट को आपको फॉरेन एक्सचेंज में पैसा देना पड़ेगा. ठीक है, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल भी रहा है. ठीक है, तो हम कह रहे हैं वो जो फॉरेन एक्सचेंज में आपको कमीशन देनी है ना, उसके लिए हमसे अप्रूवल लेने हो, मतलब आरबीआई से अप्रूवल लेने हो. कब? जब $25,000 से ज्यादा, या मतलब $25,000 या फिर 5% ऑफ इनवर्ड, इनमें से जो भी ज्यादा होगा ना, उसके लिए हमसे परमिशन लेने आप आ जाओ. फिर से एक बार पॉइंट देखें. इनवर्ड रेमिटेंस बच्चे, जितना पैसा आ रहा है, तुम्हारा प्लॉट कितने 1 करोड़ का बिक रहा है, तो तुम उसका 5% निकालो, या $25,000, विच एवर इज हायर. Commission per transaction to agents abroad for sale residential flats or commercial plots in India exceeding $25,000 और 5% of the inward remittance whichever is more. याद हो जाएंगे पॉइंट्स? ठीक है, अभी हम इसको पॉइंट पॉइंट में बना लेंगे तो फिर हमें दोबारा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. चलो नेक्स्ट है रेमिटेंस एक्सीडिंग $1 करोड़. ठीक है, 1 करोड़ लिखा है. पर प्रोजेक्ट फॉर एनी कंसल्टेंसी सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड $10 lakhs पर प्रोजेक्ट फॉर अदर कंसल्टेंसी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. मतलब अगर आपको रेमिटेंस एक कंसल्टेंसी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए 1 करोड़ का मिल रहा है तो आरबीआई से अप्रूवल ले लो, और एनी अदर है तो फिर 10 लाख का मिल रहा है तो आरबीआई से अप्रूवल ले लो. देखो मैंने ऐसे बनाया. अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हो, कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो, उसका आपको ले रहे हो, और उसके लिए आपको क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए. तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले रहे हो तो आप बोल रहे हो कि मेरे को इतना $1 करोड़ तक का खर्चा होगा, तो हमसे परमिशन ले लो. अगर आप अदर्स में कोई और तरह की कंसल्टेंसी ले रहे हो और आपको कितना खर्चा हो रहा है? $10 लाख, तो आप इतना फॉरेन एक्सचेंज किससे मांग रहे हो? गवर्नमेंट से, आरबीआई से. तो आरबीआई बोलेगी पहले हमसे अप्रूवल लो. ठीक है, ऑथराइज डीलर से पैसे लेने से पहले हमसे अप्रूवल ले. लास्ट पॉइंट, रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया. आप क्या लेके आए हो? 5% का इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आए, और $1 लाख विच एवर इज हायर बाय एनी एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रीएम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस. मैं बताती हूँ. बिल गेट्स है, कहाँ रहते हैं? अब्रॉड के हैं. ठीक है, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी इंडिया में.
तो उनने क्या किया है, इंडिया में से पैसे कमाने की कोशिश की है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने कुछ खर्चे किए होंगे, अब इंडिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट मारा है एक सब्सिडी खोल के, उससे हमारे तो फायदे होंगे, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसेस, ये वो सब कुछ, इंडिया की ग्रोथ, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मैंने जो प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चे किए हैं ना, वो मुझे वापस चाहिए। प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चे क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे आप बोलते हो कि कंपनी बनाने से पहले जितने खर्चे आपने यहाँ पे कंसल्टेंसी ली होगी, लोगों से कंपनी खुलवा दो, यहाँ की लॉ में किसी से बात की होगी, उसके अलावा आपके खर्चे होंगे कि आपने यहाँ की स्टैम्प ड्यूटी पे की होगी, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट फीस पे की होगी कंपनी बनाने के लिए। तो जो प्री इनकॉर्पोरेशन है, आप हमारी कंट्री से बोल रहे हो, हमें वो वापस दे दो, ठीक है। तो अगर वो कितना है, 5% और 1 मिलियन, यानी 1 लाख US डॉलर लिखा है ना, ठीक है। तो विच एवर इज हायर, तो इसके हायर के लिए आप हमसे अप्रूवल ले लो, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मारा है, उसके आप खर्चे हमसे मांग रहे हो, ठीक है। आप बाहर से हो, आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मांगा है, उसके खर्चे हमसे मांग रहे हो, तो आप 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो आपने सब्सिडी खोली है, उसका इन्वेस्टमेंट, या फिर $1 1 लाख, विच एवर इज हायर के लिए हमसे अप्रूवल ले लो, फिर आप लेके जा सकते हो। ऑब्वियसली आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपने खर्चे तो लेके जाओगे ही ना अब्रो। तो हमसे जो फॉरेन एक्सचेंज मांग रहे हो कि यहाँ के खर्चे मुझे वापस ले जाने, तो वो आप इतना ही मांग सकते हो। अच्छा, अब आरबीआई की अप्रूवल है, तो ये आरबीआई पहले टर्म्स एंड कंडीशन में डिसाइड करेगा कि देनी है कि नहीं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अरे ये तो फिर तो कुछ भी हो गया, आप तो किसी भी बात पे फॉरेन एक्सचेंज, अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप बोल रहे हो $1 1 करोड़ चाहिए, हमसे अप्रूवल ले लो, इसका मतलब ये नहीं कि अप्रूवल मिलके ही रहेगी, ठीक है। आप, वो आपसे फॉर्म फाइल कराएंगे, वो आपसे डिटेल्स मांगेंगे, जब उनको लगेगा कि हाँ ये इंडिया के लिए बेनिफिट है, तो ही आपको देंगे। इतना पैसा कोई नहीं लेके जा रहा है, पर लॉ में स्पेसिफिकली लिख दिया कि जो फेमा के अंदर ट्रांजेक्शन और कंप्लायंसेस आप कर रहे हो, तो जब आप करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अदर देन इंडिविजुअल ऐसे ट्रांजेक्शन करने की बात करो, तो हमसे पूछे बिना आप नहीं कर सकते। अब वो हमसे जब पूछोगे, तो हम अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, वो हमारे ऊपर डिसाइड, ठीक है। अब एक बार सारे पॉइंट्स रिकॉल करो। देखो, फर्स्ट पॉइंट पहला था डोनेशन वाला पॉइंट, ठीक है। अगर इंडिया में बैठी हुई कंपनी बाहर डोनेशन दे रही है फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज, फिर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और फिर टेक्निकल फंड दे रहे हो आप, जो कि डोनर कंपनी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो कितना देना है? 1% ऑफ अर्निंग प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, और 50 lakhs US डॉलर, विच एवर इज लेस, सिर्फ इसमें लेस है, ठीक है, सिर्फ इसमें लेस है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि अगर आपके कोई एजेंट है, उसको आप क्या दे रहे हो? कमीशन। तो एजेंट इन अब्रॉड, पेमेंट ऑफ कमीशन टू एन एजेंट इन अब्रॉड फॉर सेलिंग अपार्टमेंट फ्लैट इन इंडिया, तो कितनी कमीशन दे सकते हैं? 25,000 US डॉलर, और 5% ऑफ इनवर्ड एक्सपेंसेस विच एवर इज, उसके लिए क्या लेना है? आरबीआई की अप्रूवल। फिर आ जाओ, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसने क्या करना है, ये लेकिन पॉइंट नहीं है, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस चाहिए किसी पर्सन को, उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ की है? इन इंडिया, तो फिर वो कितना ले सकता है? 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट, और 1 लाख US डॉलर, विच एवर इज हाई। अगर किसी ने कंसल्टेंसी सर्विसेज लेनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में कितना है? $1 1 करोड़, अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पॉइंट्स रीड करो। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं अदर देन इंडिविजुअल जिसमें आरबीआई की अप्रूवल लगती है, तो तुम्हें पहला बताना है डोनेशन वाला, वो तुमको पॉइंट टू पॉइंट याद हो गया। दूसरा कमीशन पर ट्रांजेक्शन मत भूलना टू एजेंट्स, ठीक है। तीसरा है रेमिटेंस एक्सीडिंग 1 करोड़ per project for any consultancy service in respect of infrastructure project, and $10 lakhs per project for other consultancy services procured from outside India। समझ आ गया? बाहर से हम ले रहे हैं। उसके बाद फिर लास्ट है रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया। इन्वेस्टमेंट कहाँ ब्रॉट हुई है? इंडिया में, तो 5% से ज्यादा, और $1 1 लाख whichever is higher by any entity in India by way of reimbursement of pre-incorporation expenses। ये वर्ड थोड़ा याद करने में, इसलिए बिल गेट्स वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, ठीक है। सबको समझ आए? पॉइंट्स पूछू तो याद होंगे। लास्ट वाला
तो इसमें वर्ड याद रखो, रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है, और 1 लाख US डॉलर, विच एवर इज हायर, यहाँ पे खत्म हो गया। अब बाय एन एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, याद हो जाएंगे पक्का। तो कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इंडिविजुअल कर सकते हैं, कितनी लिमिट के लिए, US डॉलर 2,50,000 ओनली, उसके ऊपर आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी। तो वो वाले कौन से, डोनेशन, मेडिकल, एजुकेशन, स्टेकेशन, स्टडी अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल चेकअप, ठीक है। अब ऐसे कौन से हैं जो अदर देन इंडिविजुअल है, तो डोनेशन, कंसल्टेंसी सर्विसेज, कमीशन टू एजेंट, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, 4 ही है, ठीक है, 4 है छोटे छोटे, लेकिन बहुत वैसे बताए हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसमें सेक्शन 6 ऑफ द फेमा, ठीक है। सेक्शन से द आरबीआई में, अब देखो कैसे बताया, द आरबीआई ऑफ may by regulation prohibit, restrict or regulate the transfer or issue of foreign security by person resident in India or person resident outside India। पहले हमने बता दिया कि आरबीआई रेगुलेट भी कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, प्रोहिबिट भी कर सकता है, और रेगुलेट, प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट और रेगुलेट द ट्रांसफर, ठीक है, और इशू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड। तो दोनों लोग अगर इसमें डील कर रहे हैं तो इसको कौन हैंडल कर रहा है, आरबीआई, ठीक है। रिजर्व बैंक में ऑल्सो रेगुलेट, प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी और फॉरेन सिक्योरिटी थ्रू एनी ब्रांच ऑफिस एजेंसी इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब आरबीआई क्या कर रहा है, पहली बात तो बोल रहा है कि दो आदमी, दो इंसान अगर फॉरेन सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं तो उसको हम रेगुलेट, रिस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट कर सकते हैं। प्लस अगर ये किसी ब्रांच या किसी एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं उसको भी हम ही रेगुलेट करेंगे, हम ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे और हम ही प्रोहिबिट करेंगे, ठीक है। एनी बोरोइंग्स और लेंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इन वॉट एवर फॉर्म और बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ऑल्सो भी रेगुलेटेड, प्रोहिबिटेड बाय रिजर्व बैंक। अभी अब तक हम फॉरेन सिक्योरिटी की बात करते बाय इंडिविजुअल, फिर फॉरेन सिक्योरिटी बाय ब्रांच ऑफिस, अब बोरोइंग्स या लेंडिंग किसी भी फॉर्म में आप फॉरेन एक्सचेंज में ले रहे हो, तो बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, बाय वॉट एवर फॉर्म, ठीक है, उसको भी रेगुलेट और प्रोहिबिट कौन करेगा, रिजर्व बैंक, ठीक है। आरबीआई में ऑल्सो प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट एनी बोरोइंग्स और लेंडिंग्स इन रुपीज इन वॉट एवर फॉर्म और बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड बिटवीन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। यानी बाहर वाला हमसे लोन लेने की बात कर रहा है, ठीक है, कि तुम अपने यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज में हमको लोन दे दो, ठीक है, तो उसको भी कौन रेगुलेट और प्रोहिबिट करेगा, आरबीआई, ठीक है। Deposits between person resident India and person resident outside India may be regulated or prohibited by Reserve Bank। अब क्या आ गया, deposits। उसके बाद आरबीआई में also regulate the export, import, holding currency and currency notes। चलो पॉइंट्स बनाओ। पहला है ट्रांसफर एंड इशू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा है थ्रू एनी ब्रांच ऑफिस, ट्रांसफर एंड इशू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी। तीसरा है बोरोइंग एंड लेंडिंग, ठीक है, इन एनी फॉर्म, और फिर बोरोइंग एंड लेंडिंग बिटवीन पर्सन रेसिडेंट एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और फिर फोर्थ है डिपॉजिट्स, और फिफ्थ है एक्सपोर्ट्स। पहला है ट्रांसफर ऑफ इशू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी, ठीक है, बाय अ पर्सन रेसिडेंट और रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। फिर दूसरा यही चीज आप किसी ब्रांच ऑफिस से कराने की बात कर रहे हो तो थर्ड लाइन में। फिर फोर्थ लाइन में बोरोइंग और लेंडिंग अगर आप करवा रहे हो किसी भी फॉर्म में। फिर कौन सी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ लाइन में डिपॉजिट्स, और एक मिनट, सिक्स्थ लाइन में बोरोइंग लेंडिंग इन रुपी हो रहा है अगर, तो बुक में पैराग्राफ फॉर्म में दिया है इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगा। फिर डिपॉजिट और लास्ट वाला एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सब कुछ ये सारे ट्रांजैक्शंस कौन रेगुलेट, प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आरबीआई, ठीक है। अब एक और चीज, एक्विजिशन or transfer of immovable property other than on lease not exceeding 5 years in India, person resident in India or person resident outside India may be prohibited, regulated or reserved by Reserve Bank of India।
अब बोल दिया कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो, ठीक है, अदर देन लीज जो 5 साल के लिए होती है, उसके अलावा जितनी भी आप डील कर रहे हो, तो उसको भी कौन रेगुलेट, प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? आरबीआई, ठीक है। फिर RBI has also empowered to prohibit, regulate, giving guarantee, surety in respect of any debt, obligation, other liability incurred by a person resident India and owed to a person resident outside India by person resident outside India. इतना सारा इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इसमें हर जगह वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे इंडिया का पर्सन हो चाहे बाहर का पर्सन। हमसे आगे अगर फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है, अगर तुम्हें कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स करना है, तो उन सब को हम ही रेगुलेट करेंगे। तुम भले बाहर के बंदे हो, पर तुम यहाँ आके हमसे फॉरेन एक्सचेंज मांग रहे हो कि मेरे को यहाँ से पैसा लेके वहां इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि देखो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, जो 180 डेज के लिए रहता है, लेकिन अगर वो बाहर जॉब करने जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट, तो हम उसको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड बोल, तो कहीं ना कहीं उसकी नींव इंडिया में है, तो वो खेलेगा इंडिया में। तो भाई तुम्हें अगर यहाँ खेलना है फॉरेन एक्सचेंज में, तो हमसे बिना पूछे हम रेगुलेट करेंगे उसे, प्रोहिबिट। तुम ये नहीं बोल सकते मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं तो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हूँ, पर तुम यहाँ आके फॉरेन एक्सचेंज में खेल रहे हो, जो हमने रिजर्व करके रखा है, जिसका मैनेजमेंट हम कंट्रोल करते हैं, तो उसे प्रोहिबिट, रेगुलेट, रिस्ट्रिक्ट सब हम करें। तो जो हमारे रूल्स बोलते हैं, जो अब हमें आगे पढ़ेंगे, जो परमिसिबल ट्रांजेक्शन है, वो सब तुम्हें भी फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम बाहर रहते हो पर तुम कहीं ना कहीं यहाँ के हो। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ सबसेक्शन 4, अलाउज अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया टू होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब लॉ ने इंडिया के लोगों को अलाउ कर दिया है कि आप बाहर की प्रॉपर्टी, बाहर की सिक्योरिटी, बाहर की करेंसी होल्ड कर सकते हो, ओन कर सकते हो और ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। मतलब अपने पास ये सारे एज पर दिस एक्ट राइट्स हैं। उसके बाद इफ सच करेंसी, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी वाज अक्वायर्ड, हेल्ड, ओन्ड बाय सच पर्सन व्हेन ही वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो भी हमको चलेगा। आप बाहर जॉब करने गए, आपने वहां प्रॉपर्टी खरीदी, फॉरेन करेंसी ली, आप वहां पे बिजनेस करने गए, आप ऐसी अनसर्टेन पीरियड के लिए स्टे करने गए, वहां आपने प्रॉपर्टी ली या आपने शेयर्स लिए, वहां लेके ट्रांसफर किया, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। और इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन हु वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, आपके दादा ने वहां से आपको प्रॉपर्टी दी, कोई बात, बहुत अच्छी बात है, आप रख सकते हो, ठीक है। हमने आपको फेमा में अलाउ कर दिया। मतलब एक पर्सन है इंडिया में, समझो जस्सी, ठीक है। अब जस्सी क्या है, इंडिया में रहती है, उसको जॉब लग गई, वो बाहर गई, वो जॉब कर रही थी, जॉब करते करते उसने 2-3 प्रॉपर्टीज ली, ठीक है। 3 साल बाद वो इंडिया में आई, तो क्या वो प्रॉपर्टीज रख सकती है? रख सकती है। वहां उसने अपनी यहाँ आ गई, अब उसने सोचा है कि यार वो प्रॉपर्टी मैंने जब जॉब करी थी तब ली थी, आने वाले 5 साल बाद उसे वो प्रॉपर्टी बेचनी है जो उसने बाहर ली थी, तो वो क्या कर सकती है? कर सकती है, ठीक है। बस फेमा के जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो उसको खेलना पड़ेगा, बाकी वो कर सकती है। अब अगर जस्सी यहाँ रहती है लेकिन उसके दादाजी बाहर थे, ठीक है, वहां उनके उनके नाम पे उनका घर था, तो क्या वो अब जस्सी की हो सकती है प्रॉपर्टी? हो सकती, क्योंकि उनकी इकलौती जो भी बोलते हैं ग्रैंड डॉटर यहीं पे ही है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली किसकी हो गई? जस्सी की। तो ये हमें फेमा रूल्स क्लियरली सबसेक्शन 4 में बोल दे रहे हैं कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस होते हैं। पहली बात, अगर आप एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी में कर रहे हो, तो यस आप अक्वायर कर सकते हो बीइंग रेसिडेंट इंडिया, लेकिन तब जब आप रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया थे। दूसरा, आप इंडिया के रेसिडेंट हो पर आपके इनहेरिटेड पीपल वहां पे बैठे हैं और वो आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो हमको चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। Similarly, a person resident India is permitted to hold, transfer, invest in Indian currency, security, any movable property situated in India if such currency security was acquired जब वो इंडिया का रेसिडेंट था या उसके इनहेरिटेंट वालों ने दिए। ऐसे कितने लोग हैं जो अब्रॉड में पैदा हुए हैं पर उनके दादाजी लोग इंडिया के थे, तो उन्होंने उनको वो प्रॉपर्टीज दी है, और उनको भी अलाउड है, अगर वो यहाँ जॉब करने आ रहे हैं, यूं ही स्टे करने आ रहे हैं या बिजनेस करने आ रहे हैं, तो यहाँ की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट वो कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सबसेक्शन 6 हैज बीन empowered to regulate, prohibit, restrict establishment in India of a branch office or other place of business by a person resident of India for carrying an activity relating such branch office or other place of business। ऐसी कितनी अब्रॉड की कंपनीज है जिनके ब्रांच ऑफिसेज यही है, तो हमने वो चीज अलाउ करी है इस एक्ट में, ठीक है। तो आप अपने ऑफिसेज, अपने प्ले, कितनी सारी फॉरेन कंट्रीज है जिनकी सब्सिडीज, कंपनीज है जिनकी सब्सिडीज यहाँ पे खुली हुई है, ठीक है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आ जाते हैं परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। शेड्यूल 1 और 2 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, ऊपर हम करंट देख रहे थे,
तो शेड्यूल 1 और 2 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रेगुलेशन 2000, ठीक है, क्लासिफाइज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्सन अंडर 2 हेड्स। तो इसमें 2 ही शेड्यूल्स, उसमें 3 थे, 1, 2 और 3। 1 क्या बोलता था, प्रोहिबिटेड है, 2 बोलता था सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके, और 3 आरबीआई की अप्रूवल लेके। क्या हो गया, चलो, क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में 2 हेड्स है। पहला, क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब कि यहाँ पे रहने वाला ऐसा कुछ काम कर रहा है तो हमें परमिशेबल, उनको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं कि ओके आप परमिटेड हो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर करने के लिए। और अगर बाहर वाला इंडिया में कुछ लोन वगैरह ले रहा है या प्रॉपर्टी इन्वेस्ट जैसे हमने देखा, तो वो दूसरे शेड्यूल में आ जाता है, ठीक है। चलो, 2 हेड्स में कवर कर दी ना शेड्यूल 1 और 2 को। पॉइंट्स देखो, पहला है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और दूसरा है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। कहीं ना कहीं दोनों सिमिलर है, ठीक है। पहला वाला क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इंडिया इन फॉरेन सिक्योरिटीज। क्या ये कैपिटल अकाउंट है, आप कर सकते हो, ठीक है, ये परमिसिबल है, आपको परमिशन है, लेकिन आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा, फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड इन इंडिया, ठीक है, आपने बाहर से पैसा रेज किया है, ठीक है, इंडिया में बैठ के, एंड अब्रॉड बाय अ पर्सन रेसिडेंट, बाहर गए, बाहर से लोन लिया, ठीक है, आप कहाँ के रेसिडेंट हो, यहाँ के, बाहर से लोन लिया, तो कंपनीज लेती हैं बाहर से लोन, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बाहर आपकी प्रॉपर्टी आपने उसे ट्रांसफर कर दी, अलाउड है। गारंटी इशूड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन फेवर ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। आपका कोई फ्रेंड है, बाहर रहता है, ठीक है, उसने बाहर कहीं पे कुछ ट्रांजेक्शन किया, आप यहाँ से बैठ के उसकी गारंटी दे रहे हो, अगर इसने तुम्हें पैसे नहीं देना तो मैं दूंगा, तो आपको ये चीज अलाउड है। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होल्डिंग करेंसी एंड करेंसी नोट्स, तो ये भी हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अभी गारंटी आप बाहर वाले की दे रहे थे, अब आप उसी पर्सन से समझो लोन वगैरह ले रहे हो, तो आप एक पर्सन जो इंडिया में है जैसे जस्सी, और एक पर्सन जो अब्रॉड में जैसे जैज, तो ये दोनों आपस में क्या लोन ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो अगर इंडिया का पर्सन लोन ले रहा है तो हम उसको इस हेड में कवर करेंगे, ठीक है। पर्सन रेसिडेंट इंडिया इज अक्वायरिंग सम ऑफ द लोन फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड। फिर आ जाते हैं मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। आप ये अकाउंट बना सकते हो कि आप अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट यहाँ खोलो, हमारे पास बहुत सारी करेंसी, हमने यहाँ अकाउंट ऑथराइज डीलर के यहाँ, या आजकल बैंक्स भी सर्विस देने लगे हैं, तो आपने वो खोल रखा है, यही अकाउंट आप अब्रॉड में भी खोल सकते हो। अब टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी बाय अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया। आपको यहाँ की कंपनी से नहीं लेना, आप बाहर की कंपनी से। हम कितनी चीजें हैं जो बाहर की कंपनी से करवाते हैं, टेक डिपार्टमेंट्स हो गए लोगों के, शॉपिंग्स कितने सारे हैं जो लोग अब्रॉड के ब्रांड से करते हैं, अब हमको सब अलाउड है, ठीक है। लोन एंड ओवरड्राफ्ट बाय पर्सन रेसिडेंट इंडिया टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड। अब आप किसी को लोन दे रहे हैं, यानी अब जस्सी जैज को लोन दे रही है, ठीक है, पहले वो ले रही थी। अब रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब आपके कुछ कैपिटल एसेट्स हैं, ठीक है, आपने उससे कमाए होंगे कुछ फॉरेन एक्सचेंज, तो वो आप बाहर भेज सकते हो, भेज सकते हो, लेकिन ये कैपिटल एसेट्स की बात करें तो इसको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से कंफ्यूज मत करना, ठीक है, ये एसेट्स का पैसा है आपके। जैसे आपके पास कैपिटल एसेट्स हैं, ठीक है, अब आपने उनको बेचा, आपके पास पैसा आया, आप पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, आपने वो पैसा बाहर भेजना है तो आप भेज सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने एसेट बेच के वो लिया, वो पैसा कमा। सेल परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स अब्रॉड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब आप जो डेरिवेटिव्स है वो यहाँ पे पर सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे जो सेबी गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं, लिस्टेड कंपनीज फॉरेन सिक्योरिटीज भी इशू कर रही हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेल परचेज किया तो आप कर सकते हो, यहाँ से बाहर भी बेच सकते हो, ठीक है। तुम लोगों ने वो पता नहीं वो टॉपिक पढ़ा है कि नहीं इसमें। चलो, अब आ जाते हैं क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। इसको शॉर्ट में पढ़ने का तरीका बताऊंगी, एक बार ये हो जाए तो। अभी क्या हो गया, अब दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बाहर का पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में, यस कर सकता है। टू इशू सिक्योरिटीज बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट और एंटिटी इन
इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट देयर ऑफ पर्सन बाय अ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर के लोग यहाँ पे इशू सिक्योरिटीज भी कर सकते हैं। एडीआर जीडीआर पढ़ा है, ठीक है, उसमें है ना, हम ले सकते हैं ना बाहर की कंट्रीज, लेकिन उस फॉर्म में लेंगे। अब आ जाओ, इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया टू अ कैपिटल ऑफ अ फर्म और अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिया। अभी तक हम देख रहे थे कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स, अब हम देख रहे हैं हम आपको फर्म में भी अलाउ करें, प्रोप्राइटरशिप में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप लोग बाहर जाओ, अगर आपको कोई बड़ा सा ऐसे डोनेशन वाला आदमी मिलता है जो डोनेट करने रेडी है, आपने उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है वैसा होता है, तो अगर वो आपको पैसे देने रेडी है तो आप ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड, यहाँ पे भी अक्वायर कर सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। गारंटी बाय पर्सन आउटसाइड इंडिया इन फेवर ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन, यहाँ का पर्सन अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है, तो बाहर कहने जस्सी ने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया तो जैज उसकी गारंटी ले लेगी कि ये अगर पैसे नहीं देगी तो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, दूंगी। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंसी नोट इनटू फ्रॉम इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, फिर आप ये भी खेल सकते हो बाहर के लोग भी। डिपॉजिट बिटवीन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर का पर्सन इस जैज जस्सी के साथ डिपॉजिट्स रखवा सकती है, ठीक है। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट, ये भी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई बाहर का बंदा यहाँ पे एक अकाउंट खोल सकता है जहां वो अपनी फॉरेन करेंसी भी रिजर्व करके रख सकता है। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स इन इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे डेरिवेटिव पॉइंट नहीं है जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, डेरिवेटिव से ऊपर था, बाकी लोन एंड ड्राफ्ट तो दोनों के लिए क्योंकि बोल दिया इसलिए नीचे नहीं दिया। अब देखो बच्चे, कॉमन पॉइंट्स क्या है, दोनों लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन डिपॉजिट कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन ट्रांसफर कर सकते हैं, गारंटी कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंसी नोट्स कर सकते हैं, फॉरेन अकाउंट करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं, और रेमिटेंस ऑफ कैपिटल है, रेमिटेंस आउट ऑफ द जो इनकम आपकी वो कैपिटल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसी थी, और मतलब हम यहाँ बैठ के बाहर की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं और डेरिवेटिव्स में भी खेल सकते हैं जो अब्रॉड के हैं। ये समझ आ गया? तो अगर हम कॉमन पॉइंट्स देखें तो हमको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। दो शेड्यूल्स में क्लासिफाइड है, वर्ड्स बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। इन्वेस्टमेंट किस में भाई, वो कंपनी दे रहा है, प्रोप्राइटरशिप दे रहा है, ठीक है, और इसमें डायरेक्टली दे रहा है बाय अ पर्सन इन फॉरेन सिक्योरिटीज, तो हमको इजीली लिखने में हो जाएगा। तो तुम इसके कॉमन पॉइंट्स लिखो सबसे पहले। अब हमने देखे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और कैपिटल, दो मेजर पार्ट्स हमारे कवर हो गए। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में हमने देख लिए, पहली बात प्रोहिबिटेड जो शेड्यूल 1 में बताए हैं, तो हमको रेमिटेंस, लॉटरी विनिंग्स, रेस राइडिंग्स, वर्ड्स बता देती हूँ, लॉटरी विनिंग्स, रेस राइडिंग्स, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट या जॉइंट वेंचर और इंडियन सब्सिडरीज में। फिर दूसरा है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स में, जिसमें आप रुपी क्रेडिट स्टेट रूट के थ्रू बोलते हो कि हमने इसके थ्रू एक्सपोर्ट किया है, और उसके बदले 10% का हम अलाउ करते हैं जो आप टी और टबैको में एक्सपोर्ट करोगे तो। उसके बाद फिर हमने देखा है कॉल बैक सर्विसेज, और लास्ट है अगर कोई आपका स्पेशल अकाउंट यहाँ पे है तो आप उसका इंटरेस्ट इनकम मांगोगे तो ये सब हम पैसे आपको नहीं देंगे इसके अगेंस्ट। फिर हमने देखा कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है, वो हमें केसेस नहीं देखे। शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में बोला गया है कि आरबीआई की अप्रूवल लगती है। तो अगर आप यूएस डॉलर 2,50,000 तक लेते हो तो इट्स ओके, इट्स फाइन। इससे एक्सेस में 1 रुपए भी ज्यादा है तो आपको क्या करना है, आरबीआई की अप्रूवल फॉर गिव मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, स्टडी अब्रॉड, ठीक है, और मेडिकल ट्रीटमेंट के और भी पॉइंट्स हैं, या आपको अपने पेरेंट चाइल्ड को कहीं बाहर भेजना है। उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन हमने ऐसे देखे जो अदर देन इंडिविजुअल है। तो अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो आप डोनेशन कितना दे सकते हो, 1% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स प्रीवियस 3 years फाइनेंशियल और 50 लाख, ठीक है, विच एवर इज लेस। डोनेशन क्यों दे रहे हो, क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल चेयर्स, क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और फिर टेक्निकल फंड दे रहे हो जहां आपका डोनर कंपनी का कनेक्शन है।
दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी एजेंट को, एजेंट वाला ही है ना, ठीक है, अगर आप कमीशन दे रहे हो किसी एजेंट को जो आपके फ्लैट्स और अपार्टमेंट बिकवा के देता है इन इंडिया, तो उसके लिए आप $25 25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज हायर, तो उसके लिए आपको आरबीआई की अप्रूवल लगेगी। फिर थर्ड वाला क्या है कि जब आप कंसल्टेंसी सर्विस, तो 1 करोड़ की अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले रहे हो बाहर से, अब्रॉड से, तो फिर आपको अप्रूवल लेनी, और अदर देन अदर कंसल्टेंसी तो 10 है। और फिर लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन रेमिटेंस मांगता है 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट और 1 लाख रुपीज $, ठीक है, क्यों मांगता है? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में और आप बोल रहे हो कि मुझे रेमिटेंस चाहिए फॉर माई प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, तो इसके लिए आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर हम आगे कैपिटल अकाउंट। जब हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पढ़ना स्टार्ट करें तो हमने ऐसे 5-6 पॉइंट्स देखे जिसमें आरबीआई बार बार यही बोल रहे हैं कि इसको रेगुलेट भी मैं करूंगा, रिस्ट्रिक्ट भी मैं करूंगा और प्रोहिबिट भी मैं करूंगा। तो ऐसे कौन से? फॉरेन सिक्योरिटीज में अगर डील कर रहे हो, कोई बाहर का पर्सन फॉरेन सिक्योरिटी में डील कर रहा है, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल, लोन्स, डिपॉजिट्स, बोरोइंग, लेंडिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी भी लेने की बात करो, यहाँ पे तो अलाउड है, मतलब बाहर के लोगों को, और हमको भी अलाउड है बाहर की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लेने के लिए, ठीक है। तो हमें ये, लेकिन ये सब कुछ रेगुलेट कौन कर रहा है? आरबीआई। फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं जो 2 शेड्यूल में, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, उनके 2 हेड्स हैं, एक होता है रेसिडेंट इन इंडिया और एक रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब दोनों में कॉमन पॉइंट्स क्या है कि यस, इंडिया वाला पर्सन भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बाहर वाला पर्सन भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिर लोन डिपॉजिट्स में खेल सकते हैं, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर, ट्रांसफर कर सकते हैं। गारंटी भी किसी और रेसिडेंट पर्सन आउटसाइड इंडिया के लिए दे सकते हैं और रेसिडेंट पर्सन इन इंडिया के लिए भी बाहर वाला पर्सन दे सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी, करेंसी नोट्स, फॉरेन करेंसी अकाउंट भी खुला सकता है। रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स अब्रॉड में दे सकता है या अब्रॉड का पैसा यहाँ मंगा सकता है। लेकिन पर्सन ऑफ 2 और पॉइंट्स है, इंश्योरेंस पॉलिसी बाहर ले सकता है, और फिर डेरिवेटिव्स जो अब फॉरेन के डेरिवेटिव्स हैं अब्रॉड में या इन इंडिया में, उसमें भी वो खेल सकता है। चलो अब आ जाते हैं, इतना हो गया। अब आ जाते हैं एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अभी देखो हमने पढ़ा था कि कर सकता है ये, तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया के रेसिडेंट, वहां लिख दो PRI, बाहर प्रॉपर्टी ले सकता है, ठीक है। तो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया के बाद लिखा है PRI, PRI बाहर प्रॉपर्टी ले सकता है। मोड्स, किस मोड से वो अक्वायर करेगा बाहर की प्रॉपर्टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 6(4) ऑफ फेमा एक्ट एंड फेमा एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया रेगुलेशन 2015, ये थर्ड रेगुलेशन है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले कैपिटल और करंट अकाउंट के देखे थे। अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। आपकी कोई प्रॉपर्टी बाहर है और पर्सन कहाँ है? इंडिया में। If such property was acquired, held or owned by him when he or she was resident outside India or inherited from a person resident outside India, आपको उसमें मिली है दहेज में, बोल लो बाहर से प्रॉपर्टी, या आप वहां जब रह रहे थे तब आपने कोई प्रॉपर्टी अक्वायर करी हो, तो आप होल्ड, ट्रांसफर, उसमें कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट है 1, 2, 3, इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं आप रेसिडेंट कैन अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ अ गिफ्ट और इनहेरिटेंस फ्रॉम, तो आपको गिफ्ट भी मिल सकती है और इनहेरिटेंस में भी मिल सकती है। कैसे? A person resident India can hold, own, transfer or invest in immovable property situated outside India if such property was acquired, held or owned by him, वापस वही लिखा है, when she was resident outside India, inherited from a person resident outside India, मतलब आपके दादाजी ने आपको प्रॉपर्टी दी है तो आप होल्ड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट मतलब अक्वायर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया हु हैड अक्वायर्ड सच प्रॉपर्टी ऑन और बिफोर 8 जुलाई, पार्टीशन होने के पहले 1947 and constituted to be held by him with the permission of आरबीआई, तो उस जैसी आपके पास प्रॉपर्टी आई तो आपने कहीं ना कहीं आरबीआई की परमिशन ले ली थी कि भाई ये पार्टीशन के पहले से ही है हमारे पास, तो हम ये प्रॉपर्टी रख सकते हैं, यस यू कैन होल्ड इट। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो पार्टीशन से पहले से, और उसमें आपको आरबीआई ने परमिशन दे रखी है। फिर अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया हु हैज अक्वायर्ड सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेन एक्सचेंज प्रोविजन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इन फोर्स एट द टाइम ऑफ सच एक्विजिशन, मतलब अपने ये वाले रूल्स फॉलो करके, रेगुलेशन फॉलो करके कोई प्रॉपर्टी अक्वायर की है तो भी आप कर सकते हो। तो पहला इनहेरिटेंस से मिला है, दूसरा पार्टीशन के पहले और आरबीआई की परमिशन है, तीसरा
आपने फॉरेन एक्सचेंज के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए कोई प्रॉपर्टी अक्वायर करी है, ठीक है। तो मैंने सेकेंड पॉइंट में लिखा है आरबीआई की परमिशन, थर्ड पॉइंट में लिखा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फिर सेकेंड पॉइंट बोलता है अ रेसिडेंट कैन परचेज ए मूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड इन हिज रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। अगर आपके पास पैसा है, फॉरेन करेंसी अकाउंट है, और उससे आप बोल रहे हो हमें बाहर की प्रॉपर्टी नहीं, तो आप ले सकते। देखो हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था ना पैमा, तब हम बोल रहे थे कि नहीं हम पैसा बाहर क्यों दें, जब हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हम ये वाला पैसा, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं बच्चे इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ से पैसा लेके बाहर इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमारा तो फायदा ही है ना, इंडिया की ग्रोथ है, कल को वो प्रॉपर्टी कितनी आगे बढ़ जाएगी, आप तो इंडिया में ही रहोगे, आपके पास तो पैसा आएगा ना, आप क्या करोगे वो वाली प्रॉपर्टी लेके, क्या करोगे, एक इन्वेस्टमेंट मार रहे हो। अब इन्वेस्टमेंट जब आप मार रहे हो, जब भी बेचोगे तो पैसा तो इंडिया में ही लेके आओगे, क्योंकि आपको रहना यही है ना। अगर आपको बाहर रहना है और आप, तब हम आपको बोल रहे हैं कि बात अलग है, ठीक है। अब बाहर का बंदा अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो हमारे लिए फायदा ही है ना, कि बाहर के लोग हमारी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, हम कितने भी रेट में उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम एक्सपोर्ट को अपना मानते हैं स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है, कि हमारी स्ट्रेंथ है एक्सपोर्ट, कि ये चीज की हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, इससे हमारे ऑफकोर्स रिलेशन अदर कंट्रीज के साथ तो अच्छे ही अच्छे हैं, प्लस हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है उससे, क्योंकि हमारे पास बाहर का पैसा आ रहा है। तो अगर बाहर का बंदा आया, ठीक है, वो लाएगा यूएस डॉलर, बोलेगा यहाँ इन्वेस्ट करना, कोई उसको प्रॉपर्टी नहीं देगा, ऑथराइज डीलर के पास जाएगा, अपनी यूएस डॉलर वहां जमा करेगा और उसके बदले इंडियन रुपी लेगा, इंडियन रुपी से हमारे यहाँ प्रॉपर्टी लेके जाएगा, ठीक है। हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता ही जाएगा ना, क्योंकि वो जब जब आएगा तब तक फॉरेन एक्सचेंज देगा, ठीक है। ऐसे ही जब पर्सन बाहर इन्वेस्ट कर रहा है तो आप पैसा इंडिया लाओगे, तो हम ये इन्वेस्टमेंट्स को ग्रोथ मानते हैं कि हमारी परमिशन लेके करो, हमें दिक्कत नहीं है, आप हमारी परमिशन लो, फॉरेन एक्सचेंज लो, बाहर पैसा कमाओ, आपकी इनकम है 1 करोड़ की, उसका फॉरेन एक्सचेंज मानो हम देंगे, क्यों, क्योंकि आपको बाहर का एसेट खरीदना है, उसकी ग्रोथ होगी उस एसेट की, उससे हमारी इकोनॉमी का अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपका यहाँ पे कोई अकाउंट है, उससे आपको पैसा, कोई प्रॉपर्टी अक्वायर करनी तो कर सकते हो। लास्ट, अ रेसिडेंट कैन अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया जॉइंटली विद अ रिलेटिव हु इज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। पहली बात, अगर मेरी कोई सिस्टर बाहर रहती है तो मैं जॉइंटली उसके साथ वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, प्रोवाइडेड देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इंडिया। अगर मैं जॉइंट ले रही हूँ तो मैं इंडिया का पैसा नहीं देना। अब समझ आया क्यों, क्योंकि एक मेरी सिस्टर बाहर रहती है, अगर मैंने इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज लेके इन्वेस्ट कर लिया तो उसका तो फायदा होगा ना वहां पे, क्योंकि वो भी कमा रही है। अब वो बाद में मेरे को हटा दे उस जॉइंट प्रॉपर्टी से तो किसकी हो जाएगी प्रॉपर्टी, उसकी। तो हम तब, आप लो प्रॉपर्टी अक्वायर करो, हमारे फायदे के लिए करो, हम पैसा आपको नहीं देंगे। अगर वो बंदी, मेरी सिस्टर, वहां पे इन्वेस्टमेंट डाल दे सिर्फ मेरे, क्योंकि मैं उसकी छोटी सिस्टर हूँ, ये वो, इस वजह से वो मुझे बस जॉइंट होल्डर बनाना चाहती है, तो लॉ बोलते हैं हाँ चलेगा ना, बनाओ बनाओ, हमारे इंडिया वाले को बनाओ, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे इसका आपको, ठीक है। अब एक ये हमको अलग से चैप्टर है एक्विजिशन ऑफ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जस्ट इसके बाद हम वो चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आके हमको फटाफट रिकॉल हो जाएगा। तो हमें इसका एक अलग से चैप्टर पढ़ना है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। एक ना स्कीम दी है उन्होंने, ठीक है, लिबरलाइज यानी फ्रीडम, पता है, तो पैसा इंडिया में लाना, इंडिया से बाहर भेजने की आपको एक स्कीम दे दी है। तो वो स्कीम के अंदर कुछ पॉइंट्स कवर्ड है, जैसे अभी हमने कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पढ़े, उसमें आपको कवर्ड है ना कि आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ये वाले करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो विद परमिशन, उसमें भी सेम चीज है, ठीक है। तो हम वो एक बार देखेंगे ना, वो हमारे 1 डे में ही हो जाएगा वो चैप्टर, इसी से ही लेंगे। तो इसका हम अलग से एक चैप्टर देखेंगे। इसमें कैसे लिखा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन सेंड रेमिटेंस अंडर दिस स्कीम फॉर परचेजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो ये एक स्कीम है जिसका हमें अलग से चैप्टर है। इस स्कीम के अंदर आप बाहर पैसा भेज सकते हो ताकि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर कर सको। अभी तक क्योंकि हम इनहेरेंट्स वाले देख रहे थे, देखो अभी तक हम, अब तुम्हारे पास तो इनहेरिटेंस है ही नहीं, इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है कि हम प्रॉपर्टी अक्वायर करते हैं, हमारे पास फॉरेन करेंसी अकाउंट भी नहीं है, हम कैसे अक्वायर करें, हमारी तो कोई सिस्टर भी नहीं रहती जिसके साथ हम, तो वो स्कीम अलग से आपको दी है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में दिया है कि यस आप कर सकते हो, दूसरे पॉइंट में दिया है कि हाँ गिफ्ट और इनहेरिटेंस है वो भी चलेगा। तो गिफ्ट इनहेरिटेंस है तो 3 पॉइंट्स, एक इनहेरिटेंस है, दूसरा अगर आरबीआई की परमिशन से, पार्टीशन से पहले, और तीसरा अगर फॉरेन के ऑपरेशन ऑफ लॉ, फॉरेन एक्सचेंज के प्रोविजंस फॉलो किए। उसके बाद फिर बोल रहे अगर आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला, भाई हमने नहीं खोला, ठीक है, फिर तीसरा बोल रहे रिलेटिव के साथ खोलो ज्वाइंटली, यहां से पैसा नहीं देंगे। तो एक अलग से स्कीम है जिसमें हम सब लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ बताया कि हम कैसे अक्वायर करें वो प्रॉपर्टी, ठीक है।
अब कंपनीज हैविंग ओवरसीज ऑफिस, हमारी बहुत सारी कंपनीज के बाहर अब्रॉड में ऑफिसेज हैं, ठीक है, भेजते हैं हमको आए दिन कुछ ना कुछ 1 ईयर के लिए लोगों को। उसमें बोल क्या है कि इंडिया बाहर कुछ पैसा दे सकती है, कुछ एक्सपेंसेस कर सकती है, उसको मैंने नाम दिया एक इनिशियल एक्सपेंस और एक रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। मतलब इनिशियल एक्सपेंस आप इतना अमाउंट का हमसे फॉरेन एक्सचेंज लेके कर सकते हो, और रिकरिंग आप बार बार भी कर सकते हो। ये जो आपको एक्सपेंस करना है उसका पर्पस क्या है, रेसिडेंशियल ऑफ स्टाफ, मतलब आप जो यहाँ से अपने लोग भेजोगे उनके रहने के लिए भैया हमें कुछ खर्चे लगेंगे तो आप हमें फॉरेन एक्सचेंज दो, और या फिर अपने बिजनेस के लिए, भाई हमने जो फॉरेन कंपनी वहां खोल रखी है उसके हमें बिजनेस के लिए कुछ खर्चे करना है तो हमें अलाउ करो। तो हम कितना अलाउ कर रहे हैं, 15% ऑफ एवरेज एनुअल सेल इनकम और टर्नओवर ऑफ द इंडियन एंटिटी ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। तो पिछले 2 साल में जितनी इनकम कमाई है, जितनी सेल की, उसका 15% आप ले जा सकते हो, अप टू 25% ऑफ द नेटवर्थ विच एवर इज हायर। नेटवर्थ पता है सबको, ठीक है। तो इसका 25%, तो जितना आपका टर्नओवर है उसका 15%, मतलब आपकी सेल, और जितना आपका एसेट्स, और एसेट माइनस लाइबिलिटीज, मतलब बेसिक नेट पेड अप माइनस पेड अप प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नेटवर्थ होता है, तो उसका 25%। और रिकरिंग 10% ऑफ द एनुअल सेल, जो फर्स्ट पॉइंट है ना 15%, उसका 10% आप बार बार भेज सकते हो। 10% ऑफ द एवरेज एनुअल सेल्स इनकम और टर्नओवर ड्यूरिंग लास्ट 2 प्रीसीडिंग, मतलब लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, उसका 10% आप बार बार भेज सकते हो। इनिशियली 15% और 25% विच एवर इज हायर हम अलाउ करेंगे, उसके बाद 10% आप बोलोगे कि यार 10% अपनी इनकम का बाहर तो हमें जाने देना ही पड़ेगा, तो आपको 10% का अलाउड, ठीक है। मैंने लिखा है पर्पस में, पर्पस क्यों पैसा भेजना है ये 10% और 15% और 25%, रेसिडेंशियल ऑफ स्टाफ, वहां जो आप स्टाफ भेज रहे हो उनके रहने के लिए हमें भेजना है, या फिर अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, लिख लो लिख लो लिखो। फैमा घर जाके रीड करो, लेकिन तभी याद होगा, फिर एकदम से लेके बैठोगे ना बहुत कंफ्यूजन ना हो जाए। बस आज टेस्ट हो जाएगा ना, आज कर लेना, तभी मैं बार बार रिवीजन करा रही हूँ, ताकि तुम्हारा यही रिवीजन हो जाए। मुझे पता है तुम लोगों का आज टेस्ट है, मेरे को याद हो गए हैं तुम लोगों के कब टेस्ट है। मैं उस दिन अभिषेक को बता रही थी, पता था, पहला मैं बता रही 28 का 31 का ऐसा है मेरे को सब याद है। अभी 3 और 4 को भी है ना, फिर से 3 को देखना गया। चले, ये लिख लिया सबने, चलो। अब हम ना इसका ओवरव्यू दे देते हैं, पढ़ेंगे इसको कल से, क्योंकि रीड करूंगी ना तुमको बहुत बोर लगेगा। देखो, अब आता है रियलाइजेशन, रिपैट्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉरेन करेंसी। बच्चे रियलाइजेशन यानी कोई पेमेंट ड्यू है आपको, ठीक है, इसमें देखो रियलाइजेशन कहाँ लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज ड्यू होता है रियलाइजेशन नीचे, मींस अमाउंट विच अ पर्सन हैज राइट टू रिसीव और क्लेम इन फॉरेन एक्सचेंज। तो हम आपको वो राइट देते हैं कि आपने बाहर अगर लोन वगैरह दिया है ना और आपको किसी से क्लेम करना है तो आप वो करो, तो हम इसमें बताएंगे कि कैसे करो, ठीक है, वो रूल्स में बताया, और प्लस हम आपको परमिट करते हैं कि आपको ऐसे अगर क्लेम्स लेने हैं तो आप कर सकते हो। रिपैट्रिएशन यानी बाहर से पैसा बुला सकते हो इंडिया में, ठीक है। रिपैट्रिएशन, अगर आपने कोई पैसे लेने हैं तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन में आपको रियलाइज होता है कि ये अमाउंट ड्यू है, ठीक है, हमको किसी से क्लेम लेना है, ये हमारा राइट है कि हमें किसी पर्सन से लेना है। रिपैट्रिएशन आपका राइट है वो पैसा लेके आओ, ठीक है। सरेंडर ऑफ फॉरेन करेंसी, जब आपके पास आ जाता है ये पूरा पैसा तो आप क्या करोगे, रख के ऑथराइज डीलर को दो, सरेंडर करो, और उसके बाद अपना इंडियन इनकम ले लो, ठीक है। इसमें यही सब एक्सप्लेन है। तो रियलाइजेशन, रिपैट्रिएशन एंड सरेंडर, उसके बाद ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज ड्यू, उसके बाद किस तरीके से आप रिपैट्रिएट कर सकते हो, और फिर कैसे आपको सरेंडर, मतलब किस पीरियड में आपको वो सरेंडर करना है, भाई विद इन 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज, ये आपको ऑथराइज डीलर को वो पैसा दे देना है। उसके बाद क्या पॉइंट्स हैं,
रेमिटेंस ऑफ एसेट, अब आपने ये पढ़ लिया है कि अक्वायर कर सकते हो तो उसका पैसा भेज सकते हो, मंगा सकते हो, वो सब चीजें। उसके बाद रेमिटेंस बाय एनआरआई और पीआईओ, पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक बार रीड करके आना, इजी है। उसके नीचे भी एडी में अलाउ एनआरआई, चलो ये छोड़ दो अभी, ये अभी मत रीड करना, सिर्फ इंडियन ओरिजिन रीड करना, जब बाकी पढ़ोगे तो एक बार ये रीड कर लेना। इसके बाद आएगा पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड कितने आप फॉरेन करेंसी और करेंसी कॉइन्स अपने पास रख सकते हो। जैसे हमने बोला सब सरेंडर कर दो भाई, कुछ चीज तो अपने पास रख सकते हो थोड़ा बहुत फॉरेन करेंसी, और फिर ऑथराइज पर्सन क्या होते हैं उसके बारे में, और फिर खत्म, फिर तो एजुकेशन है। ठीक है।